स्टूडेंट, तो 11th के लेक्चर में हम लोग आगे प्रोसीड करते हैं सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री में। ठीक है, लास्ट लेक्चर तक हमने लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन कर रहे थे और उसमें आपका एक लॉ मैंने आपको क्या कर दिया, डिफाइन कर दिया है, दैट इज़ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ठीक है, तो इसको आप उस पर्टिकुलर वीडियो में आप देख सकते हो। और यहाँ पर मैं आपका दूसरा लॉ डिस्कस करने जा रहा हूँ जो कि क्या होता है आपका, जो कि आपका होता है लॉ ऑफ कांस्टेंट और डेफिनिट प्रोपोर्शन। कांस्टेंट और डेफिनिट प्रोपोर्शन, ठीक है, ये आपका दूसरा लॉ है यहाँ पर। तो ये लॉ के अकॉर्डिंग आपका क्या होता है, ध्यान से समझिएगा। डेफिनेशन तो आपका समझ में आ गया, तो डेफिनेशन आप खुद भी लिख सकते हो, लॉ ऑफ कांस्टेंट और डेफिनिट प्रोपोर्शन। ठीक है, तो यहाँ पर आपका क्या होगा, यहाँ पर पहले समझ लो क्या मैं बताना चाह रहा हूँ। सपोज दैट आप H2O लेते हो, H2O मीन्स क्या है, वाटर। तो इस वाटर के सोर्सेस क्या क्या हैं, ठीक है, गौर करना है इस वाटर के सोर्सेस क्या क्या हैं। अगर आप रेन वाटर लोगे तो उसका फॉर्मूला क्या H2O से अलग हो जाएगा, नहीं, वही H2O होगा। ठीक है, अगर आप सी वाटर लेते हो तो उसमें भी क्या हो जाएगा, आपका जो H2O का आपका क्या होगा, फॉर्मूला होगा, वो क्या होगा, आपका सेम रहेगा, वही वाटर का फॉर्मूला, तो वही वाटर का फॉर्मूला रहेगा। ठीक है, यानी आपका क्या हो जाएगा, H2O के आप डिफरेंट सोर्सेज को ले रहे हो, यानी वाटर के डिफरेंट सोर्सेज से आप कलेक्ट कर रहे हो, लेकिन उसका जो कंपाउंड का आपका जो फॉर्मूला है वो क्या है, आपका सेम है। ठीक है, तो यहाँ पर इसका डेफिनेशन क्या होता है, इसको मैं समझाता हूँ आपको। इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द नेचर ऑफ द सोर्सेज, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द नेचर ऑफ द सोर्सेज, यानी सोर्स आपका कुछ भी हो उससे मतलब नहीं है। ठीक है, अ केमिकल कंपाउंड ऑलवेज कंटेन same elements. A chemical compound always contain same elements and their proportion by mass is definite and constant। ये तो हो गई आपकी डेफिनेशन की बात। ठीक है, अब मैं इसको आपके एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ। लॉ ऑफ कांस्टेंट और डेफिनेट प्रोपोर्शन क्या है आपका, इरिस्पेक्टिव ऑफ द नेचर ऑफ द सोर्स, आप सोर्स कुछ भी हो, ठीक है, अगर कोई केमिकल कंपाउंड है तो जो उसके वो क्या होगा, ऑलवेज कंटेन करेगा सेम एलिमेंट्स को विद एंड उसका क्या होगा, आपका बाई मास प्रोपोर्शन जो होगा वो क्या होगा, डेफिनेट और कांस्टेंट होगा। फॉर एग्जांपल अगर आप रेन वाटर की बात करते हो, रेन वाटर, तो इसके लिए आप क्या लिखोगे, कंपाउंड H2O। ठीक है, सी वाटर लिखोगे तो उसके लिए भी क्या लिखोगे, H2O लिखोगे। अब यहाँ पर सपोज दैट आप केमिकल रिएक्शन कर रहे हो, 2H2 प्लस O2 क्या हो जाएगा आपका, 2H2O, ये बैलेंस फॉर्म में मैंने लिखा है। यानी आपका ये क्या जो वाटर है वो हमेशा आपका क्या होगा, ठीक है, वाटर है वो हमेशा क्या होगा, H2O ही होगा। आपका सोर्स पहला हो गया रेन वाटर, ठीक है, दूसरा सोर्स क्या हो गया, सी वाटर, तीसरा क्या हो गया, एक केमिकल रिएक्शन के थ्रू आप वाटर क्या कर रहे हो, जनरेट कर रहे हो। यानी यहाँ पर आपका क्या हो गया, यहाँ पर गौर करो तो जो H2O है वो कोई सा भी सोर्स हो हमेशा क्या हो रहा है, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन को ही कंटेन कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर पहला जो लाइन समझो, अ केमिकल कंपाउंड यानी H2O ऑलवेज कंटेन, चाहे जो कोई सा भी आपका सोर्स हो, ठीक है, सेम एलिमेंट हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन ही क्या कर रहा है, कंटेन कर रहा है। अब यहाँ से समझते हैं, एंड देयर प्रोपोर्शन बाय मास इज डेफिनिट एंड कांस्टेंट। ठीक है, तो यहाँ पर मास का क्या मतलब है, इनका मास रेशियो की बात कर रहा है। तो हाइड्रोजन का आपका क्या होता है, 1 होता है, तो ये क्या हो जाएगा आपका 2:2। ठीक है, ऑक्सीजन का कितना होता है, 16। तो यहाँ पर मैंने 2 क्यों लिखा है, एक हाइड्रोजन का 1, तो 2 हाइड्रोजन का कितना हो जाएगा, 2, तो इसका रेशियो क्या हो जाएगा, 1:8। अब यहाँ पे देखो, इस H2O में अगर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो निकालोगे, यानी आप मास रेशियो निकालोगे, तब भी क्या आएगा, 1:8। और यहाँ से जो आपने क्या किया है, वाटर बनाया है, यहाँ पे जो रेशियो निकालोगे वो भी क्या आएगा, 1:8। यानी ये क्या हो गया, डेफिनिट हो गया, कांस्टेंट हो गया। ठीक है, समझ में आया। तो यानी आपका क्या हो गया कि अगर आप H2O एक केमिकल कंपाउंड है, किसी भी सोर्स से आप ले रहे हो, तो वो क्या करेगा, हमेशा सेम एलिमेंट को क्या करेगा, कंटेन करेगा, और उनका जो क्या होगा, मास का रेशियो होगा वो क्या होगा, हमेशा कांस्टेंट होगा। क्या होगा, कांस्टेंट होगा। एक और एग्जांपल से समझाता हूँ, ज़्यादा अच्छे समझ में आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपने 10th, अगर आप फर्स्ट ईयर के हो तो 10th में पढ़ के आए होगे एक तरीके की रिएक्शन जिसको बोला जाता है थर्मल डिकम्पोजिशन।
तो थर्मल डिकम्पोजिशन में क्या होता है, एक एग्जांपल देता हूँ, जैसे CaCO3 है आपका, ठीक है, तो आप इसको क्या करते हो, हीट करते हो, ठीक है, हीट करते हो, तो ये क्या फॉर्म करता है आपका कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड। तो यहाँ पे जरा गौर करो, कार्बन डाइऑक्साइड हमें क्या हो रहा है, मिल रहा है, ठीक है। दूसरा क्या तरीका हो सकता है कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म करने का, आपने क्या किया, मीन्स कोल को क्या किया, कोल मीन्स क्या होता है कार्बन, उसको क्या किया आपने, बर्न किया, यानी ऑक्सीजन के प्रेजेंट में क्या किया, बर्न किया, तो ये भी क्या फॉर्म करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये क्या हो गया, ये पहला सोर्स हो गया CO2 जनरेट करने का, ये दूसरा सोर्स हो गया क्या, CO2 जनरेट करने का, ठीक है। तो यानी आपका क्या है, एक केमिकल कंपाउंड CO2 है और उसके क्या है, दो अलग अलग सोर्सेज से आप क्या कर रहे हो, उसको ऑब्टेन कर रहे हो। लेकिन क्या हो रहा है, क्या वो CO2 के एलिमेंट्स जो हैं, यानी कार्बन एंड ऑक्सीजन ए भी कंटेन कर रहा है, कार्बन एंड ऑक्सीजन ए भी कंटेन कर रहा है, ठीक है। तो केमिकल कंपाउंड ऑलवेज कंटेन सेम एलिमेंट्स, चाहे जो कोई सा भी सोर्स हो, ठीक है। अब इसके बाद क्या है आपका, एंड देयर प्रपोर्शन बाय मास इज डेफिनिट एंड कांस्टेंट। तो कार्बन आपका होता है 12:2, ऑक्सीजन होता है 16, 2 × 32, तो यहाँ पर कितना हो गया 12 × 32, 12:32, और इस वाले कार्बन डाइऑक्साइड का भी अगर आप निकालोगे तो कितना आ जाएगा 12:32। तो इरिस्पेक्टिव ऑफ द नेचर ऑफ द सोर्सेस, ठीक है, अ केमिकल कंपाउंड ऑलवेज कंटेन सेम एलिमेंट कार्बन एंड ऑक्सीजन एंड देयर प्रपोर्शन बाय मास इज ऑलवेज कांस्टेंट एंड डेफिनिट, ठीक है, समझ में आता है। चलिए, थैंक यू।